Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval Indian history and in this segment we are into early medieval phase where today we will discuss the admin part of Imperial Cholas. यानी इंपीरियल चोला कहिए या मेडिएवल या मध्यकालीन चोल कहिए, इनके प्रशासन को हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने पिछले कई वीडियोस में चोलों को देखा है और अच्छी तरह से समझा है, इनके एम्पेयर्स के बारे में जाना है। ठीक है, तो ये अब हम प्रशासन को देखेंगे और प्रशासन के जब खत्म हो जाएगा दो वीडियोस में मोस्ट प्रोबेबली हम प्रशासन को करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद हम थोड़ा सोसाइटी को, रिलीजन को, और थोड़ा आर्ट एंड कल्चर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है चोलों का, उसको भी हम देखेंगे। यहां पर जब हमने शुरुआत की थी मेडिएवल, मैं बार बार देता हूं थोड़ा पृष्ठभूमि, तो मेडिएवल हिस्ट्री में मैंने बताया था कि अर्ली मेडिएवल फेज और लेटर मेडिएवल फेज दो पार्ट में है। अगर हम देखेंगे इसको सुविधा के लिए, नॉर्थ इंडिया अर्ली मेडिएवल फेज को हमने बांट दिया है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मुस्लिम इन्वेजन, लेटर मेडिएवल फेज को दिल्ली सल्तनत और मुगल। अर्ली मेडिएवल फेज का टाइम कब से कब तक है, तो हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म होता है 647 एडी में और उसके बाद से लेकर 647 एडी से लेकर आपको 12वीं शताब्दी तक यानी कि 12th सेंचुरी एडी तक आपका जो समय है वो अर्ली मेडिएवल फेज का है। और अर्ली मेडिएवल फेज के बाद आपका दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा और फिर मुगल। तो ऐसे हमें देखना है। नॉर्थ इंडिया हमने शुरू किया था और हर्षवर्धन के बाद हमने नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत डायनेस्टीज को देखा था और वहां संघर्ष भी देखा था आपस में। ठीक है, उसके अलावा हमने त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखा था। ठीक है, यहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष देख लिया था। गुर्जर प्रतिहार यहां पे थे गुजरात राजस्थान में, यहां पे बंगाल बिहार में पाल थे पूर्वी भारत में, और यहां पे राष्ट्रकूट एक शक्ति थी कर्नाटका में। तो इन तीनों ने कन्नौज यहां पर था नॉर्थ इंडिया में, तो उसके लिए संघर्ष किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष भी यहां पर हमने देखा था। उसके अलावा कश्मीर को भी हमने देख लिया था। नॉर्थ इंडिया में जब हम पढ़ रहे थे लोहार वंश और भी कई वंश हमने देखे थे, हिंदू शाही डायनेस्टी, इन सबको हमने बहुत अच्छे से खत्म किया था। फिर हम आए थे साउथ इंडिया में और साउथ इंडिया में हमें इन सब चीजों को पढ़ना है अर्ली मेडिएवल फेज में। लेकिन यह भी मैंने बताया था कि जब हम दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास कवर कर रहे थे तो वहां पर काफी पोर्शन जो था वो खत्म हो चुका है अर्ली मेडिएवल फेज का। जैसे आपको वाकाटका, बेसिकली चालुक्य वातापी से आप रख लीजिए, चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूटाज, चालुक्य कल्याणी और पल्लवों को हम पढ़ चुके थे। दक्षिण भारत के इतिहास में सिर्फ यहां बच गया था क्या, तो इंपीरियल चोल बच गए थे, जिनको कि हम अर्ली मेडिएवल फेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे साउथ इंडिया जब खत्म हो जाएगा, चोलों को हम खत्म कर लेंगे, तो मुस्लिम इन्वेजन यहीं पे हम देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट से अरबों का इन्वेजन, ठीक है, गजनवी का इन्वेजन, मोहम्मद गोरी का इन्वेजन, और उसके बाद यहां पर आ जाएंगे हम दिल्ली सल्तनत में, तो वो बाद में देखना है। ठीक है, जब हमने दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की शुरुआत की थी तो हमने सबसे पहले यहां देखा था संगम एज को। ठीक है, संगम एज को देखा था। ये संगम एज था यहां पे आपको यहां पे देखिए केरल वाला पार्ट और नीचे कुछ तमिलनाडु का पार्ट। यहां पे चेक थे संगम एज में, यहां पे पांड्या थे और यहां पे भी चोल थे संगम एज में। उनको अर्ली चोला कहा जाता था। ये लेटर चोला या मेडिएवल चोला है या इनको इंपीरियल चोला कहा जाता है। तो चोल या चोला इंग्लिश में और हिंदी में चोल। तो हम अब इंपीरियल चोलों को देख रहे हैं। संगम एज में हमने पहले देखा था, जब दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो वहां पर देखा था हमने संगम एज में अर्ली चोलों को। ठीक है, वो चोल फिर खत्म हो जाते हैं, ऑब्लिवियन के स्टेट में चले जाते हैं और उसके बाद बहुत समय तक वो दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, और फिर 850 एडी में उभर के आते हैं ये इंपीरियल चोल के रूप में। ठीक है, तो ये इंपीरियल चोल है। इन दोनों चोलों में, अर्ली चोलाज में और इंपीरियल चोलों में या मेडिएवल चोलों में कुछ संबंध था कि नहीं था, कुछ लिंक था या नहीं था, ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं।
तो संगम एज में हमने देखा था, ठीक है, संगम एज हमने पढ़ा था दक्षिण भारत के इतिहास में। फिर हमने वाकाटकों को पढ़ा था, चालुक्य वातापी को पढ़ा था, राष्ट्रकूटों को पढ़ा था, चालुक्य कल्याणी को पढ़ा था, और पल्लवों तक हमने दक्षिण भारत का इतिहास खत्म कर लिया था, चोलों को देखना था, ठीक है, ये बात थी। तो यहां तक हमको समझ गए। अब यहां पर एक बार फिर समझ लीजिए, चोलों की बात अगर हम करें तो चोल जो थे वो पल्लवों के सामंत थे। पहले एक बार इसको समझ लीजिए कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में, थोड़ा सा समझ लीजिए कि पल्लवों को रिप्लेस करके चोल आते हैं। बार बार मैं बताते रहता हूं हर वीडियो में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहां पे आप जानते हैं कि मौर्यों के उत्तराधिकारी या मौर्यों के सक्सेसर के रूप में कुछ विदेशी शक्तियां भारत में आई और कुछ देशी शक्तियां उभरी। विदेशी शक्तियों के रूप में इधर नॉर्थ वेस्ट से, या आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया से, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, हिंदी यूनानी, फिर आपको सीथियंस यानी शक आए, उसके बाद पर्थियंस यानी पहलव आए, वो पहलव ये पहलव आए, पर्थियंस, और लास्ट में कुषाण आते हैं। वो विदेशी शक्तियां थी। जहां तक देशी शक्तियों की बात है, सबसे पहले आप नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, और शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर देता है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। यहीं पे कर्ण आ जाते हैं, ठीक है। शुंगों के खत्म होने के बाद कर्ण आ जाएंगे, और कर्ण जब खत्म होंगे तो यहां पर साउथ इंडिया में डोमिनेशन शुरू हो जाएगा। एस स्टैंड्स फॉर सतावाहन या सातवाहनों का, ठीक है। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में। फिर यहीं पे सातवाहनों की जगह वाकाटक आ जाते हैं, ठीक है, वाकाटक वो आ जाएंगे। उसके बाद यहीं पे वाकाटकों के बाद कर्नाटका का क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा इसमें। महाराष्ट्र में कर्नाटका का क्षेत्र शामिल हो गया, और यहां पे आ गए चालुक्य वातापी। सीबी स्टैंड्स फॉर चालुक्य वातापी, यहीं पे सब रहेंगे। चालुक्य वातापी को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आएंगे, और राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके चालुक्य कल्याणी आ जाएंगे। चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी वेस्टर्न चालुक्य थे, ठीक है। और जिस समय चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा यहां पर हैं, उसी समय साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर कौन है? पल्लव है, ठीक है। देखिए पल्लव कहां पे थे? साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्रा और उत्तरी तमिलनाडु पे पल्लव थे जिस समय। यानी कि ये चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा और पल्लव ये पैरेलल शक्ति थी, और चालुक्य कल्याणी और चोल पैरेलल शक्तियां थी, यानी समानांतर शक्तियां थी। आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि किसके समानांतर कौन था, ठीक है। तो ये जो चोल हैं, इंपीरियल चोल, ये पल्लवों को ही क्या करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे। होगा क्या कि 850 एडी में, 850 एडी में यहां पर देखिए पल्लव थे कौन? यहां पर देखिए पल्लव सामंत, ये चोल कौन थे? सामंत थे, यानी फ्यूडेटरी थे पल्लवों के। मैं बार बार बताते रहता हूं कि फ्यूडेटरी क्या है या सामंत क्या होते थे। देखिए सातवाहनों के समय से ये शुरू हो गया था लैंड देने की प्रक्रिया। सैलरी के बदले लैंड दिया जाता था, और फिर जो लैंड जिस ऑफिशियल को दिया जाता था वहां पे उसको प्रशासनिक अधिकार मिल जाता था, जुडिशियल राइट मिल जाता था, ठीक है। वहां पे टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल जाता था, और इस तरह से वो एक छोटे शासक के रूप में वो एस्टैब्लिश हो जाता था। मेन शासक जो है, एम्पायर का जो शासक है, उसको खाली उसको टैक्स देना होता था, बाकी सारे मामलों में वो इंडिपेंडेंट रहता था। यही सामंती प्रथा है जो सातवाहनों से शुरू हुआ और धीरे धीरे बाद में गुप्ता पीरियड तक आते आते बहुत ज्यादा ये मुखर हो गया। तो सामंत थे ये पल्लव। विजयालय एक तरह से देखा जाए इससे फाउंड किया था, यहां सामंत था। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि ये विजयालय ने 850 एडी में यहां पे तंजौर जीता। यहां पे तंजौर था ये पांड्य वाले क्षेत्र में, और ये तंजौर जीतकर इसने चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और बाद में विजयालय के बाद, ये फाउंडर है, विजयालय जो है संस्थापक है, तो इसने चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और बाद में आदित्य प्रथम ने, ठीक है, आदित्य प्रथम ने इस पूरे पल्लव साम्राज्य को जीतकर चोल साम्राज्य में मिला लिया, और इस तरह से यहां से पल्लव जो हैं ये खत्म हो गए और यहां पे चोल आ गए, ठीक है। ये मैं बार बार आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताते रहता हूं।
फिर बाद में पारंतक फर्स्ट आएगा, ये मदुरै भी जीत लेगा, ये पूरा क्षेत्र पारंतक, ये पूरा चोल आ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये चोल, ये केरल ओरल पांड्य सब जीत लेंगे, ये यहां तक ये उड़ीसा जाएंगे, बंगाल जाएंगे, तो बहुत बड़ा क्षेत्र एक चोलों का हो जाएगा। तो अब ये चोल जो है पल्लवों के सामंत थे और पल्लवों को रिप्लेस करके आए थे। आप समझ गए। इनको इंपीरियल कहा गया। इंपीरियल क्यों कहा गया? क्योंकि इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था। देखिए, संगम एज में भी एक चोल थे जिनको अर्ली चोला कहते हैं, लेकिन उन्हें इंपीरियल चोल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहां पे थी कावेरी नदी, और कावेरी नदी के आसपास ही अर्ली चोलों का एग्जिस्टेंस था। उनका कोई अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व नहीं था। ये कावेरी नदी थी। ठीक है, तो कावेरी के आसपास ही वो सिमटे हुए थे। लेकिन इन चोलों ने श्रीलंका जीता। हाँ, राजराज फर्स्ट ने नॉर्दर्न श्रीलंका जीता। फिर राजेंद्र फर्स्ट आता है, राजेंद्र चोल, वो पूरा श्रीलंका जीत लेगा। ठीक है, इनका तो समझिए कि मालदीव्स, वैसे देखे तो लक्षद्वीप पे था, अंडमान पे था, वो तो था ही। ठीक है, लेकिन मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स पे थे, श्रीलंका पे थे। उसके अलावा आपको इधर म्यांमार, उसके बाद कंबोडिया, अगर देखे तो इंडोनेशियन आइलैंड, मलाया, जावा, इन सब पे इधर इंडोनेशियन आइलैंड, यहाँ पे कडारम था जिससे ये चाइना से व्यापार कर लेते थे। ठीक है, तो कडारम पे भी इनका अधिकार था। तो एक तरह से देखा जाए तो इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था, इसलिए इनको कहा गया इंपीरियल चोल। ठीक है, और इंपीरियल चोल की दो शाखाएं चली, ये मैं बता चुका हूं। एक विजयालया शाखा चलेगी जो कि 850 टू 1070 AD तक चलेगी। विजयालया जो है फाउंड करता है, ठीक है, और विजयालया संस्थापक है। उसके बाद आदित्य प्रथम, अभी अभी मैंने बताया, अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराएगा और पूरा ये पल्लव साम्राज्य को मिला लेगा। उसके बाद आएगा पारंतक फर्स्ट, और वो जीतेगा यहाँ पे मदुरै, और ये भी उस क्षेत्र में आ जाएगा चोलों को। तो पारंतक फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजयालय को वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है। किसे? तो पारंतक फर्स्ट को। उसके बाद हमने बहुत सारे एम्पेरर्स को पढ़ा, जिसमें राजराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल, यानी राजेंद्र फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। राजराज फर्स्ट ने उत्तरी श्रीलंका जीता, तो राजेंद्र फर्स्ट ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। तो विजयालया वंश चलेगा, दो वंश चला। विजयालया वंश शुरू होगा 850 से, विजयालया फाउंडर है, और वो चलेगा अधिराजेंद्र पे, जो कि 1070 AD पे आके खत्म हो जाएगा। फिर एक दूसरी शाखा शुरू होगी, चोल चालुक्य शाखा। ठीक है ये चोल ही, इंपीरियल चोल ही, लेकिन चूंकि इसी विजयालया वंश की शादी हो जाती है किधर, यहां पे देखिए जो चालुक्य वातापी हैं, इसी के शासक थे। कौन? चालुक्य वातापी के पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने पुलकेशिन सेकेंड हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को रोक दिया था। ठीक है, नर्मदा के तट पे हर्षवर्धन को हरा दिया था, तो दक्षिणी विस्तार रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। यही अपने भाई से यहाँ पर आंध्रा में वेंगी के चालुक्यों की स्थापना करवाते हैं। ये ईस्टर्न चालुक्य थे। चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी वेस्टर्न चालुक्य, चालुक्य वेंगी ईस्टर्न चालुक्य। विष्णुवर्धन पुलकेशिन सेकंड के भाई थे, तो यही संस्थापक थे, और पुलकेशिन सेकंड विष्णुवर्धन से स्थापना करवाता है वेंगी के चालुक्यों का। तो वेंगी के चालुक्यों के यहाँ विजयालया वंश की राजा फर्स्ट थे, उनकी बेटी की शादी हो गई, तो उसी से जो वंश आगे बढ़ा तो उसको चोल चालुक्य वंश कहा गया। तो उसी के चोल चालुक्य वंश के फाउंडर जो थे वो कोलोतुंग प्रथम, ठीक है, यही फाउंडर थे। तो कोलोतुंग प्रथम 1070 AD में इस वंश की शुरुआत होगी, और 1279 में ये खत्म हो जाएगा पूरा चोल साम्राज्य। तो ये पूरा हमने एक देख लिया, जो डिटेल था, पृष्ठभूमि समझ लिया। दो शाखाएं, विजयालया और चोल चालुक्य। विजयालया वंश के संस्थापक खुद विजयालया, चोल चालुक्य वंश के संस्थापक कोलोतुंग फर्स्ट। तीन शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और कोलोतुंग प्रथम। इनके समय से श्रीलंका इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा, शांति व्यवस्था शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन शासक महत्वपूर्ण थे। शांति व्यवस्था का मतलब
इस वंश ने पूरा कंट्रोल किया, लेकिन ये शांति की तरफ बढ़े तो नेचुरल शांति की तरफ बढ़ेंगे तो आप कुछ चीज अपना किसी को दे देंगे, कुछ गिफ्ट कर देंगे, किसी से मैरिज रिलेशन बना लेंगे, तो इस तरह से सामान्य होती जाएगी स्थिति और इस तरह से आपका जो वर्चस्व है खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुलोत्तुंग फर्स्ट इस वंश के, चोल चालुक्य वंश के इंपॉर्टेंट हैं शासक। तो 3 शासक इस वंश से, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट और इस वंश से कुलोत्तुंग प्रथम। हालांकि हमने सारे शासकों को पढ़ लिया है जो इंपॉर्टेंट थे, हाँ, और सारी जानकारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है। तो इस तरह से हमने पल्लव वंश पे एक पृष्ठभूमि भी ले लिया। अब हम प्रशासन में आने वाले हैं और प्रशासन में अगर हम देखें तो देखिए ये जो चोल थे ये अपने स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है पूरे इतिहास में। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि यहां पर हम देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट मैंने लगाया हुआ है, ये अलग वीडियो में करने वाले हैं। ऐसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें, हाँ, प्रशासनिक इकाई की बात करें, तो सबसे बड़ा एम्पायर यानी सेंटर, केंद्र, जैसे आज नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में है, तो सेंटर है। ठीक, सेंटर के भीतर आ जाएंगे प्रोविंस, सेंटर को बांट दिया जाएगा प्रोविंसेस में यानी कि प्रांतों में। ठीक है, उसके बाद प्रांतों को बांटा जाएगा मंडल या वलनाडु, जिन्हें आज कमिश्नरी कहा जाता है। ठीक है, मंडल या वलनाडु। मंडलों को आज भी बांटा जाता है डिस्ट्रिक्ट में नाडु। ठीक है, नाडु जिले में, नाडु डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, तो ये नाडु उनको कहा जाएगा। और जिलों को ग्राम समूह, कुर्रम या कोट्टम कहा जाता था ग्राम समूह को, ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये आज एक तरह का तहसील जैसे है, जिले में जैसे तहसील होते हैं तो उस तरह से हो जाएगा। और अंतिम जो है सबसे छोटी इकाई ग्राम, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है चोलों के प्रशासन के लिहाज से। एग्जाम में भी आता है कि इतिहास में कौन सा ऐसा वंश है जो कि स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस रहा। तो आपका आंसर इंपीरियल चोला, अर्ली चोला नहीं, संगम एज के चोल नहीं, इंपीरियल यानी कि लेटर यानी कि मध्यकालीन चोल आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम, इसको बहुत डिटेल में हमें देखना है, अगले वीडियो में करेंगे। उसके ऊपर कुर्रम या कोट्टम जिसे ग्राम समूह आज के समय का तहसील हो गया। डिस्ट्रिक्ट, कुर्रम के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जिसे नाडु कहते थे जिला, उसके बाद कमिश्नरी जिसे मंडल या वलनाडु कहा जाता था, उसके ऊपर प्रोविंस जैसे आज स्टेट है, प्रांत, और सबसे बड़ा सेंटर। तो इस तरह से आपका सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, लेकिन ये बहुत फेमस है। देखिए मैंने ग्रीन से लगाया हुआ है, घेरा सर्किल बनाया हुआ, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम देखते हैं यहां से, सेंटर से शुरू करेंगे। देखिए, और सेंटर में 3 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सेंटर के, केंद्र के। देखिए यहां पर एम्पेरर, राजा, ठीक है, युवराज और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों को हम देखने वाले हैं। अब एम्पेरर पे देखते हैं। देखिए एम्पेरर को क्या क्या कहा जाता था, को कहा जाता था, याद रखिएगा, पेरुमल कहा जाता था और पेरिमल, पेरुमल, आदिगल कहा जाता था राजा को। ठीक है, उसके अलावा देखिए टाइटल्स, इनकी उपाधियां थी चक्रवर्ती गल, को कोलमई कोडन, त्रैलोक सम्राट अडैयाल। बस एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको। देखिए अब यहां पर कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक राजा का कैसे होता था। देखिए राज्याभिषेक तंजौर में भी हुआ, ठीक है, उसके बाद गंगईकोंड चोल में भी हुआ, कल्याणी में भी हुआ, चिदंबरम मंदिर कांचीपुरम युद्ध क्षेत्र में भी हुआ। युद्ध क्षेत्र में किसका हुआ था, राजेंद्र सेकंड का, युद्ध के मैदान में ही इनका मैंने बताया भी था राज्याभिषेक हुआ था। तो यह आपको याद रखना है, आप जब डिटेल एम्पेरर्स को पढ़ेंगे वहां सारी जानकारी आपको मिलेगी, मैंने सारा डिटेल बताया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजा के बारे में कुछ और जानकारी, इनके बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक, भोजनालय यानी पेंट्री कह ले या किचन कह ले, इसका हेड, और स्नानागार का हेड, नहाने का जो स्थान होता है, बाथिंग प्लेस जो होता है, तो स्नानागार, तो वो
उसका हेड, उसके प्रमुख कौन होते थे? देखिए यहाँ पे तीनों के लिए हमने लिखा है विमेन, महिलाएं होती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी यहां पे रखनी होगी। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंगरक्षक होती थी वो महिलाएं होती थी। अंगरक्षक जो होते थे वो महिलाएं उनकी बॉडीगार्ड होती थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज ने लिखा है। तो चलिए ये आपको जानकारी मिल गई। ये थोड़ी बहुत जो जानकारी थी आपको ये जानना चाहिए, एक बार जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, देखिए मंदिरों में मूर्ति लगा दी जाती थी राजा के साथ रानी की। कहां पे? मंदिरों में। और लोग पूजा करते थे, यानी कि राजा का और रानी का बहुत ज्यादा देवता की तरह लोग देखते थे, यानी कि एक प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा के रूप में देव तुल्य माने जाते थे। तो ये आप समझिएगा। उसके बाद देखिए राजा की डेथ अगर हो जाती थी तो उनके बॉडीगार्ड चिता पर जल के मर जाते थे। ऐसा कहना है किसका भाई? एक वेनिशियन यात्री जो कि 13वीं शताब्दी में यहां केरल में आता है, तो उसने कहा था। कौन था वो? मार्को पोलो। मार्को पोलो ने ये बात कही थी, याद रखिएगा। तो ये आपको ये जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद राजा जुडिशियरी हेड भी होता था। राजा तो है ही पूरा हेड है, ठीक है, तो सबका हेड तो राजा ही है। और ये न्यायपालिका का हेड भी होता है। इसका कोर्ट जो अदालत या न्यायपालिका होती थी इसको धर्मासन कहते थे, याद रखिएगा। धर्मासन क्या है भाई? ये कोर्ट है, अदालत है, न्यायपालिका है, ठीक है, राजा का जो सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, जैसे आज सेंट्रल लेवल पे कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है ना। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है आज, वैसे ही धर्मासन होता था। और यहां पे दो तरफा मान्यता, जुर्माना लगा दिया जाता, कैश में लिया जाता था कुछ दंड, लेकिन कभी कभी मृत्यु दंड के भी, डेथ सेंटेंस के भी जानकारियां मिलती हैं, कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये आपको यहां पर देख लिया। तो ये राजा के बारे में सारी जानकारी थी। युवराज, देखिए अब राजा के यहां बहुत बड़ी बात थी चोलों के यहां कि राजा अपने जीवन काल में ही प्रिंस यानी युवराज को चुन देता था। इसका रीजन ये है कि यही चुना हुआ जो युवराज है वही राजा बनेगा नेक्स्ट। ठीक है ना, ये नहीं रहता था कि कोई बड़ा बेटा है उसको बनाया जाएगा, ठीक है, जो एल्डेस्ट है उसको बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता था। योग्यता के आधार पर यह चुनाव किया जाता था कि कॉम्पिटेंट कौन है, और जो कॉम्पिटेंट है उसको पहले ही अपने जीवन काल में राजा क्या करता था, उसका चयन कर लेता था युवराज के रूप में। इसलिए आगे जो वॉर ऑफ सक्सेशन था वो खत्म हो जाता था, क्योंकि अगर चुनाव नहीं किया जाता तो संभावना, आप आगे देखिएगा या पहले भी देखे होंगे कि आप मुगलों में देखेंगे कि चुनाव नहीं होगा, अपने जीवन काल में नहीं किया जाएगा, वो मरने के बाद होता था, चाहे जब राजा को मन करेगा कि हाँ भाई अब हम छोड़ देंगे उस समय, तो ये संघर्ष वाली स्थिति हो जाती थी। लेकिन यहाँ राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर देता था योग्यता के आधार पर। तो इससे थोड़ा सा जो आपस में संघर्ष था सत्ता के लिए वो नहीं होता था। और युवराज का जब चयन हो जाता था तो उसको प्रांतपति या किसी प्रोविंस का, जैसे यहाँ पे प्रोविंस है, ठीक है, तो प्रोविंस प्रांत को कहते थे। तो 6 या 9 प्रोविंस की चर्चा आती है उस समय, 6 या 9, तो यहाँ पे युवराज होता था, इसी का हेड होगा, ठीक है, प्रांतपति या महामंडलेश्वर के रूप में। तो यहां पर देख लीजिए, ये भी हमने खत्म कर लिया। उसके बाद नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी में यानी नौकरशाही में उड़नकुट्टन अधिकारियों के समूह को कहा जाता था। ये आप याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में कई बार ये पूरा। उड़नकुट्टन किसे कहा जाता था? ऑफिशियल्स ग्रुप। तो ऑफिशियल ग्रुप को कहा जाता था मतलब अधिकारियों के समूह को, ठीक है। हाई रैंक ऑफिशियल्स यानी कि उच्च श्रेणी के जो ऑफिशियल होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, तो पेरुंदनम कहा जाएगा। लोअर रैंक के जो ऑफिशियल होंगे यानी कि निम्न श्रेणी के जो अधिकारी होंगे, इनको सिरुंदनम कहा जाएगा, ठीक है। ओलय नायकम, ओलय नायकम किसे कहा जाता था? प्रधान सचिव को, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंग्रेजी में कह सकते हैं। और सैलरी इन सबको दिया जाता था लैंड के रूप में। और इससे आपको पता चलता है कि सैलरी अगर लैंड के रूप में दिया जा रहा है तो सामंतवादी प्रथा की झलक यहां मिल रही है। मैंने अभी वही बताया कि पल्लवों के सामंत थे,
कौन? चोल। सामंत का मतलब क्या होता है? सामंत का मतलब कि सैलरी के बजाय लैंड दे दिया गया, फिर धीरे धीरे जिस पार्ट को दिया गया उस पार्ट पे प्रशासनिक अधिकार मिल गया, ठीक है, उस व्यक्ति को जिसे लैंड मिला, उस ऑफिशियल को वहां पे जुडिशियल राइट मिल गया, वहां पे आपको टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल गया। तो एक तरह से पूरा अधिकार उसको हो गया, सिर्फ उसका काम होगा कि समय समय पे राजा को टैक्स पहुंचा देगा। तो एक तरह से वो छोटा राजा सामंत कहलाता था। तो यहां पर देखिए लैंड अगर सैलरी के रूप में दिया जा रहा है, इट मींस की सामंतवादी सिस्टम की झलक मिल रही है। तो यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद देखिए मंडल और वलनाडु कमिश्नरी चोलों की ही परिकल्पना थी उस समय, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट जो है नाडु, इसको अभी हम देखेंगे। और कुर्रम और कोट्टम ग्राम समूह, ठीक है, ग्रामों के तहसील आज जैसे है, कुछ गांव हो गए, उनके ग्रुप को कहा गया कुर्रम या कोट्टम। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, बाकी हम यहां से यहां तक समझ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी हम लेंगे, और ग्राम को तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है पूरा यहां पे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां पर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार इन सब को देख लीजिएगा। इन सब से उतना सवाल देखिए, सवाल जो बनेगा किसको रिप्लेस करके आए? पल्लव, चोल, तो पल्लवों को। हाँ, इनको इंपीरियल क्यों कहते हैं, ठीक है। किसके सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे, ठीक है। ये आ सकता है कि कहां कहां इनका होता था, युद्ध क्षेत्र में किसका हुआ था। हाँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, राजेंद्र सेकंड का। कुछ ये टाइटल्स आप देख लीजिएगा, और ये दे सकता है क्योंकि को, पेरुमल, पेरुमल, आदिगल, ये किसको कहा जाता था, किस वंश में कहा जाता था? तो राजा को कहा जाता था इंपीरियल चोलों में, ठीक है। उसके बाद बॉडीगार्ड सब के बारे में कि बॉडीगार्ड इनके होते थे, जो अंगरक्षक होते थे वो महिलाएं होती थी। भोजनालय हेड, स्थानागार हेड सब महिलाएं होंगी, ठीक है। राजा रानी की मूर्ति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिरों में स्थापित किया जाता था। राजा मार्को पोलो ने बताया है कि राजा की जब डेथ हो जाती थी तो उसके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड भी चिता पे जल के मर जाते थे फ्यूनरल पायर पे, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी हेड भी राजा होता है, उसके अदालत को क्या कहते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धर्मासन इंपॉर्टेंट, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सामान्य धर्मासन क्या करता था? जो सजा देता था उसमें सामान्यतः जुर्माना या कैश के रूप में मतलब, और मृत्युदंड कम मिलता था। तो ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि उरनकुट्टम क्या था? तो ऑफिशियल ग्रुप को कहा जाता था उरनकुट्टम, ठीक है। हाई रैंक ऑफिशियल को क्या कहा जाता था? पेरुंदनम। लो रैंक ऑफिशियल्स को क्या कहा जाता? सिरुंदनम, ठीक है। ओले नायकम कौन था? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रधान सेक्रेटरी। इनको सैलरी कैसे दिया जाता था? तो लैंड के रूप में। हाँ, और कौन सा ऐसा वंश था जहां पे युवराज का चयन राजा अपने जीवन काल में ही कर देता था, मतलब नेक्स्ट अपने उत्तराधिकारी का? तो चोल वंश। तो ये सब, और ये तो आप समझ ही गए हैं, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट या जिला यानी कि जिसको कहा जाता था नाडु, तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नाडु को। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स, और यू मे से इट नाडु। नाडु जिले को कहा जाता था। हमने सेंटर देख लिया, हाँ, प्रोविंस देख लिया, जहां का जिसे प्रांत कहा जाता था, जहां का हेड जो कौन था? युवराज होता था, ठीक है। और युवराज का चयन कर लिया जाता था, युवराज का चयन कर लिया जाता, राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर लेता था, यानी वही उसका सक्सेसर होगा। युवराज जिसके रूप में जिसका चयन हो जाएगा वो अगला किंग होगा, और उसे किसी भी प्रोविंस का हेड यानी कि उसको प्रांतपति या फिर उसको महामंडलेश्वर कहा जाता था, वो बना दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा सेंटर, फिर प्रोविंस, सेंटर को प्रोविंस में बांटा गया, प्रोविंसेस को मंडल, वलनाडु या आज के कमिश्नरी के रूप में, कमिश्नरी कह सकते हैं, उसमें बांटा गया। चोलों की परिकल्पना थी वलनाडु की, और फिर कमिश्नरी को बांट दिया गया डिस्ट्रिक्ट में, जिसे नाडु कहा जाता था, और नाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट को, जिले को बांट दिया गया गांवों के समूह में, जिसे कुर्रम या कोट्टम, ऐसे देखिए कुर्रम या कोट्टम ऐसे कर लीजिएगा, सॉरी, कुर्रम या कोट्टम कहा जाता था, ऐसे कर लीजिएगा। और ये तो हम अलग से देखेंगे, ठीक है। लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट यानी कि ग्रामीण स्वायत्त शासन को, वो हम देखेंगे। स्वायत्त ग्रामीण शासन या ग्रामीण स्वशासन, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। तो ये हम अलग वीडियो में देखने वाले हैं। यहां पर देखिए नाडु की बात, तो नाडु यानी डिस्ट्रिक्ट की बात जो है, जिले की बात जो है, तो ये ऐसे तो ये पल्लव जो यहां पर थे पहले, उन्हीं की ये व्यवस्था थी, लेकिन चोलों ने इसे व्यवस्थित किया। दिस वाज पॉलिटिकल यूनिट ऑफ द पल्लवास, ठीक है ना, पल्लवों की राजनीतिक इकाई थी, बट इट वाज रीअरेंज्ड, ठीक है ना, बाय द चोलास। चोलों ने इसे व्यवस्थित किया, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रेवेन्यू कलेक्शन का कौन सा था? नाडु था, ये समझ गए। अब यहां पर देखिए नाडु वगाई, ये पूरे जिले का प्रशासन इसी के हाथ में होता था, यानी कि पूरे जिले का प्रशासन ये ऑफिशियल था, नाडु वगाई अधिकारी था। रेवेन्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नाडु। अगर सवाल आ जाए कि इंपीरियल चोलों में या मेडिएवल चोलों में रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण संस्था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, कर वसूली के लिए कौन सा था? तो आप कहेंगे जिला या नाडु, ठीक है। नाडु वगाई कौन था? ये सबसे बड़ा ऑफिसर जिले का होता था, रिस्पॉन्सिबल माने प्रशासनिक अधिकारी होता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहां पर जिले की एक सभा होती थी, सभा जिसको नट्टार कहा जाता था, नट्टार कहा जाता था जिले की सभा को। असेंबली थी, सभा का मतलब असेंबली, हिंदी में मैंने लिखा असेंबली, इसको नट्टार कहा जाता था। तो नट्टार क्या था? अगर आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज नट्टार, तो आप कहेंगे असेंबली ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसके मेंबर कौन होते थे? जो रिच पीजेंट्स होते थे, रिच फार्मर्स, कृषक, संपन्न होते थे, वही इसके सदस्य होते थे। देखिए संपन्न कृषक, ठीक है, रिच पीजेंट्स या आप कह सकते हैं फार्मर्स। इस नट्टार को, इस असेंबली को एक अधिकार होता था कि ये एक टैक्स लगा सकती है, टैक्स कलेक्शन कर सकती है। कौन सा टैक्स? इस टैक्स का नाम था, याद रखिएगा, नाडु विनियोगम। नाडु विनियोगम कौन लगाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाडु विनियोगम कौन लगाता था? तो असेंबली लगाती थी, नट्टार लगाता था। नट्टार कहां की असेंबली थी? तो जिले की असेंबली थी, और ये 1/4 होता था, प्रोड्यूस का होता हो, ठीक है। तो ये आपको यहां से जो सवाल बनेगा कि चोलों के पीरियड में, इंपीरियल चोलों के पीरियड में रेवेन्यू कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का, कर वसूली का के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो नाडु या जिला, ठीक है। नाडु वगाई कौन था? तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी पूरे जिले, कहां पे? जिले में, जिले को के प्रशासन का पूरा जो अधिकार होता था, यह नाडु वगाई को होता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नट्टार क्या था भाई? तो नट्टार एक असेंबली थी, यानी सभा थी। किसकी सभा थी? तो जिले की या नाडु की सभा थी। नट्टार को एक टैक्स कलेक्शन का अधिकार था, और वो टैक्स कलेक्शन का नाम क्या था? नाडु, उस टैक्स का नाम क्या था? कर का नाम क्या था? तो उस टैक्स का नाम था, टैक्स, कौन सा टैक्स कलेक्शन करती थी? नाडु विनियोगम। इस टैक्स का नाम, कर का नाम नाडु विनियोगम था। 1/4 लिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, नट्टार याद रखिएगा, पूछा भी गया है, ठीक है। इसको नाडु विनियोगम को याद रखिएगा। नाडु वगाई जिले के प्रशासन का पूरा अधिकार होता था, इसको पूरा, यही सबसे बड़ा ऑफिशियल है नाडु वगाई, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया, चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करेंगे, स्वायत्त स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चोल डायनेस्टी में, या आप इंपीरियल चोलों में कह सकते हैं, पूरे इतिहास में अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आएगी सबसे महत्वपूर्ण, तो ग्राम प्रशासन की बात जो है, इसकी बात की जाएगी। अगले वीडियो में हम करेंगे, और इसकी जानकारी मिलती है
पारंतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर अभिलेख है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, वहां पे इसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. जय हिंद.